Hello students, myself Professor Deepak Saini. Today we will do the new chapter, that is breathing and exchange of the gases, which is chapter number 17 in the NCERT book. In this topic there is one very important topic, that is transport of gases. Today I will take the transport of gases. In that first of all I will take the transport of oxygen. You know very well atmosphere pressure. Atmosphere pressure is the pressure of the whole air. It is around 760 mm of Hg. और आपको पता है कि एक जो एटमॉस्फेयर जो होता है डेट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड ईच गैस विल एक्सर्ट इट्स ओन प्रेशर एंड डेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अनदर गैस. सो एवरी गैस एक्सर्ट्स इज प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर गैस, डेट इज़ कॉल्ड एज एन डाल्टन्स लॉ भी कहा जाता है उसको. एंड द पार्शियल प्रेशर, व्हाट इज़ बेसिकली पार्शियल प्रेशर? इट इज़ द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय ईच गैस and it is independent of the pressure exerted by the another gas. And if you want to calculate the partial pressure of the different gases, तो हम क्या करते हैं कि जितनी कंसनट्रेशन होती है उसको 760 mm of Hg से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 760 mm इज़ द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल लिया जाता है, डिवाइडेड बाई 100. तो ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की ये वैल्यू आई है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की ये वैल्यू आई है, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है ना, ये जो वैल्यू आई है. दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ द डिफरेंट गैसेस जो बताई है मैंने आपको. और ये जो पार्शियल प्रेशर जो होता है इसकी वैल्यू ये नहीं कि कांस्टेंट ही रहती है. जब ये एयर हमारे लंग्स में जाती है तो इसका पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डिफ़र कर जाता है. जैसे अगर हमने देखें कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है जो हमारे लंग्स में जाता है तो उसकी वैल्यू 100 mm ऑफ Hg हो जाती है. और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे लंग्स एल्विलाइज के अंदर, दिस इज एल्विलाई बताया हुआ है. ये एल्विलाई है वही जगह जहाँ पे हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है. अगर आप इधर में भी देखोगे कि इट इज़ अ एल्विलाई वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विल टेक प्लेस, ठीक है ना. इट इज़ अ रेस्पिरेटरी सरफेस. ये जैसे लंग्स हैं, लंग्स में एल्विलाई होती हैं, ठीक है. और एल्विलाइज जो होती हैं आपको पता है कि दे आर सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है. इसके अगर मैं इसका एक दूसरा डायग्राम दिखाऊँ आपको तो यू विल सी दिस इज द एल्विलाइज आर सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड हुई होती है. तो एक दिस इज़ द रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है. तो आपने देखा कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 100 mm तक है, यहाँ पे CO2 में 40 mm ऑफ Hg है. जो ब्लड क्या कहते हैं आता है, क्या कहते हैं आपको पता, पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर पहले राइट ऑरिकल में ऑफ द हार्ट में आता है, वहाँ से राइट वेंट्रिकल जाता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है. तो जो वीनस ब्लड आता है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 होता है, ठीक है. ये चीज़ आती है. अब आपको पता है कि देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ गैस. डिफ्यूजन ऑफ गैस इज ऑलवेज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर. आपने इधर देखा कि इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है लंग्स के अंदर वो 100 है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड वीनस ब्लड के अंदर है 40 mm है. तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन इधर से इधर डिफ्यूज़ कर जाएगी. और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये 45 mm है, और इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, तो ऑब्वियसली जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर डिफ्यूज़ कर जाएगी. ये मैंने एक रेस्पिरेटरी जो सरफेस बताया, दिस इज़ एल्विलाई, ये इस एल्विलाई का पार्ट बताया, ठीक है ना. तो एक पे एल्विलाई के अंदर एक तो लेयर होती है जिसको सर्फेक्टेंट कहते हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स की लेयर होती है. फिर एक स्क्वैमस एपिथेलियम आ जाता है, ये एपिथेलियल लेयर है, दिस इज़ अ स्क्वैमस एपिथेलियम. उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है. आपको पता है कि एपिथेलियल सेल विल रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. फिर ये बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस आ जाती है. फिर ये ब्लड कैपिलरीज आ जाती है. ब्लड कैपिलरीज का भी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गया. ये जो है दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दिस इज एंडोथेलियल सेल्स आ जाता है, ठीक है ना. ये चीज़ चलती है. अब ये जो पूरा जो एरिया है यहाँ से ये सर्फेक्टेंट से लेके चलूँ और ये एंडोथेलियल तक चलूँ तो इसकी जस्ट 0.2 म्यू मीटर जो होता है इसका डिस्टेंस होता है. ये बड़ा छोटा है तो एयर कैन ईजिली डिफ्यूज़. और जो डिफ्यूजन ऑफ द गैस है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करती है. डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर, जैसे आपने देखा कि इधर 100 mm ऑफ है, इधर 40 है, डिफरेंस काफ़ी है, तो ऑब्वियसली फटाफट इधर डिफ्यूज़ करेगी, ठीक है. सेकंड इज द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. तो जो डिफ्यूजन है किस पे डिपेंड कर रहा है? डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर, कि दोनों तरफ पार्शियल प्रेशर का कितना डिफरेंस होगा उसके हिसाब से डिफ्यूजन होगी. डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, आप देख रहे हो कि ये जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो लंग्स के अंदर है एल्विलाइज जो है वो जस्ट 0.2 म्यू मीटर होती है, वो बहुत कम होती है. तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन जो होती है फास्ट होगी. जितनी मल्टी लेयर बन जाएंगी, जितनी ज़्यादा थिकनेस होती जाएगी उतनी डिफ्यूजन कम होती जाएगी. इवन सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है ये 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन इज देयर.
तो हम डिफ्यूजिंग कैपेसिटी निकालते कैसे हैं? इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट डिफ्यूजेस अक्रॉस पर यूनिट मेम्ब्रेन एरिया पर मिनट व्हेन द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस इज ऑफ 1 mm। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे मैं सपोज इधर ले लेता हूँ, इधर मैंने ऑक्सीजन ले ली, इधर ले लिया मैंने 41 mm ऑफ Hg ले लिया, इधर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लिया 40, इधर कार्बन डाइऑक्साइड का 41 लिया, इधर लिया 40। मैं देखूंगा 1 मिनट में कितनी डिफ्यूज़ की है, ठीक है ना। दोनों में पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कितना है? 1 है। मैं देखता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25 टाइम ज़्यादा डिफ्यूज़ कर जाती है क्योंकि उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं कि एक पर यूनिट मेम्ब्रेन में 1 मिनट में कितनी एयर डिफ्यूज़ की है अगर दोनों में पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस जो होगा 1 होगा। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक? अभी ये चीज़ आ गई। अभी हमने देखा कि ये जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको आप कहते हो, ठीक है, ये इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 है, कार्बन डाइऑक्साइड 40 है। मैंने आपको बताया कि तब तक कार्बन ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती जाएगी कि जब तक इधर भी पार्शियल प्रेशर 95 इसके बराबर ना हो जाए। इधर से कार्बन डाइऑक्साइड तब तक उधर डिफ्यूज़ करती जाएगी कि जब इधर भी जो पार्शियल प्रेशर है अराउंड 40 तक ना हो जाए, कि दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ये जो ब्लड आया, ठीक है ना, आर्टीरियल ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है ना। और ये जो है हमारे टिश्यूज़ के अंदर आपको पता ऑक्सीजन यूज़ होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जब यूज़ हो जाएगी तो उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज़ के अंदर कम होगा जब ऑक्सीजन यूज़ होगी, क्योंकि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे ब्लड जो आ रहा है उसमें देख रहे हो आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 है, इधर 40 है। तब तक ऑक्सीजन इधर डिफ्यूज़ करती जाएगी कि जब तक इसमें भी ब्लड के अंदर भी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 ना हो जाए, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड तब तक इधर डिफ्यूज़ करती रहेगी कि जब तक इसमें भी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, देखो ना, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करेगी। कब तक डिफ्यूज़ करेगी? जब इधर भी 45 हो जाएगा, ठीक है, तो बराबर का हो गया और दैट विल बी देयर। अब ये ऑक्सीजन मेनली इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में 2 पार्ट्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले मैं लूँगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, ठीक है। ब्लड के अंदर भी जो 97% है दैट इज बी ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। नॉर्मल आरबीसी की वैल्यू उसने दी है, मेल के अंदर 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, फीमेल के अंदर 4 से लेकर 4.5 मिलीमीटर पर क्यूब आर देयर, ठीक है ना। आरबीसी के अंदर किसी भी टाइप का कोई ऑर्गेनेलिज नहीं होते, उसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन ही होती है, और एक आरबीसी मॉलिक्यूल्स के अंदर अराउंड 280 मिलियंस तक हीमोग्लोबिन्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये 4 इसके अंदर ग्लोबिन चेन होती हैं और 4 ही हीम होते हैं। ये देखो, दिस इज हीम, दिस इज हीम, दिस इज हीम, दिस इज हीम, दीज आर द 4 ग्लोबिन चेन। ग्लोबिन चेन होती है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। अल्फा 1 में 141 अमीनो एसिड होते हैं, अल्फा 2 में भी इतने होते हैं, बीटा 1 में 146 अमीनो एसिड होते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए स्ट्रेट चेन बनाई है, अदरवाइज ये चेंज होती हैं, दे आर ऐसे फोल्डेड होती हैं। दीज आर द 4 चेन्स आर हीम। अगर मैं हीम को देखूं, हीम बना होता है 4 पायरोल रिंग से। ये 4 पायरोल रिंग्स हैं, दीज आर द 4 पायरोल रिंग्स आर देयर। ये 4 पायरोल रिंग्स चलती हैं। इसमें नाइट्रोजन होता है, बीच में एक आयरन होता है, आयरन फेरस की फॉर्म में होता है, जिसके साथ ऑक्सीजन एटम आके जुड़ते हैं। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो उस चीज़ को हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो उस चीज़ को मैं ऑक्सीजनेशन का नाम देता हूँ। आई नेम इट नॉट द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ना कहना। हाँ, जब हीमोग्लोबिन के साथ ओजोन जुड़ती है तब वो ऑक्सीडेशन होती है, वो हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंटली जुड़ जाती है। जब ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होती है तो उसको मैं मेट हीमोग्लोबिन कहता हूँ, मेट हीमोग्लोबिन कहता हूँ। जब ऑक्सीडेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन होती है तो उसको मैं मेट हीमोग्लोबिन कहता हूँ। जब सिंपल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो उसको मैं ऑक्सीजनेशन का नाम देता हूँ। ये आयरन है, फेरस की फॉर्म में होता है, फेरिक की फॉर्म में नहीं होता, फेरस, ये भी याद लेना। इसके साथ 2 ऑक्सीजन एटम जुड़ जाती हैं। तो आपने देखा कि ये हीम 4 हैं, हर एक के साथ 2-2 ऑक्सीजन एटम जुड़े तो Hb4O8 हो गया या HbO2 हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि हमें पता है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है वो 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन लेके जाता है। ये हमें कैलकुलेट करके पता कराया हुआ है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml। तो 1 ग्राम अगर 1.34 है तो 15 ग्राम कितना होगा? 15 इंटू 1.34 दैट इज 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml लेके जाता है। ऑक्सीनेटेड ब्लड 100 ml इतनी ऑक्सीजन लेके जाता है। जो वीनस ब्लड है, जो वीनस ब्लड जो ऑक्सीजन दे के आ रहा होता है उसके अंदर भी ऑक्सीजन होती है, 15 ml होती है। आप कहोगे सर 20 ml
आर्टीरियल ब्लड में थी और वीनस ब्लड में भी 15 ml, उसने कितनी दी? जस्ट 5 दी। हाँ, ये वैल्यू कम हो जाती है जब आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन देगा। तो ये 15 ml ऑफ O2 पर 100 ml हो जाती है। ये जो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से अलग होती है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन से अलग होती है तो इसके लिए एक बोर्स इफेक्ट लगता है, ठीक है ना, बोर्स इफेक्ट लगता है। अब मैं बोर्स इफेक्ट में कराने जा रहा हूँ। पहली बात तो जो इसका जो कर्व होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो कर्व चलता है वो थोड़ा सा एस शेप चलता है। ये आप देखोगे, दिस इज एन एस शेप कर्व इज देयर, ठीक है ना, ये एस शेप कर्व चलता है, दिस इज एन एस शेप कर्व इज देयर, ठीक है ना, ये एस शेप कर्व चलता है लाइक दिस। ये देखो, अब क्या होता है कि जो पहली शुरू में जो ऑक्सीजन जब जुड़ती है एक हीम के साथ जुड़ती है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। जब वो जुड़ जाती है तो फिर एकदम बाकी हीम के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ जाती है और वो हीमोग्लोबिन पूरी तरह सैचुरेट हो जाता है, हीमोग्लोबिन पूरी तरह सैचुरेट हो जाता है। अगर हम देखें कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये हीम है, हीम 4 हीम है, पहले एक हीम के साथ जुड़ेगी ऑक्सीजन, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, पर जब एक बार जुड़ जाती है ना फिर फटाफट बाकियों में भी जुड़ जाती है और एकदम जो है कर्व राइज करता है, एकदम ये कर्व राइज करता है, ठीक है ना। और बोहर्स ने एक कंसेप्ट दिया, उसने कहा कि जब मैंने आपको बताया, इधर एक चीज़ बताई मैंने बड़ी ज़बरदस्त, कि जब ऑक्सीजन आती है तो ये ऑक्सीजन अलग हो जाती है, ठीक है ना। इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 है, इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है, तो ये ऑक्सीजन इससे अलग होगी। क्या चीज़ है जिससे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हुई है? ठीक है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन दे हैव ए ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। क्या चीज़ थी कि जिसने ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग किया? वो थी उसकी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन। तो बोहर्स क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर अफेक्टिंग द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर O2, अफेक्टिंग द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर O2 इज देयर। उसने कहा कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, तो ये जो कर्व है, ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये राइट साइड में शिफ्ट होगा। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के एक्स एक्सिस में मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया हुआ है और वाई एक्सिस में मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन लिया हुआ है। मैंने ये कर्व बनाया, मैंने देखा कि अराउंड 25 और 30 के बीच में, ये वैल्यू 25 और 30 के बीच में होती है जब 50% ऑफ द हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है। इसको बोलते हैं P50 वैल्यू। व्हाट इज P50? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% ऑफ द हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड। और ये अडल्ट के अंदर 25 से लेकर 30 mm ऑफ ऑक्सीजन होती है। इस वैल्यू पे हमारा 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है, जिसको मैं P50 भी कहता हूँ, P50 भी कहता हूँ, एक P50 वैल्यू आती होती है, ठीक है ना, देयर इज ए P50 वैल्यू होती है। अब बोहर्स क्या कहता कि इफ़ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली भी हाइड्रोजन आयन की भी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। क्यों? ये आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जुड़ती है टू फॉर्म H2CO3, ये ब्रेक डाउन कर देता है इंटू H+HCO3 के अंदर। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है? मोर ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, ये मैंने अराउंड 20 है ना, ये 30 की वैल्यू ले ली, ये मान लो 30 की वैल्यू ले लेता हूँ। 30 में मैं काला वाला पहले लाइन लेता हूँ। 30 के कितना सैचुरेट था? 50% सैचुरेट हुआ पड़ा था। उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी थी? 30 mm ऑफ Hg। अब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, कर्व राइट साइड में शिफ्ट कर गया, कर्व राइट। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो 30 पे कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हुआ है? पहले 50% हो गया था, अराउंड 35 के करीब सैचुरेट हुआ है। देखो ना, पहले क्या था, ये मैंने 30 ले लेता हूँ अगर मैं पॉइंट, या मान लीजिए मैं 25 और 30 के बीच में ये पॉइंट ले लेता हूँ, 20 और 40 के बीच में 30 पॉइंट ले लेता हूँ। 30 पे मैं देखा, अगर मैं काला वाले लाइन पे करता हूँ तो मैं देखता हूँ इधर गया और इधर गया, मैंने देखा अराउंड 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हुआ था। अब मैंने जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी, कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर गया, तो उससे क्या हुआ? मैंने देखा 30 पे कितना हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है, जस्ट अराउंड वही 35 के करीब ऑक्सीजन है। यानी कि अब ऑक्सीजन उससे रिलीज ज़्यादा होगी, यानी कि अब वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कम बाइंड कर रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, ज़्यादा छोड़ रहा है। और यहाँ उस दो लैंग्वेज में कह सकते हो कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिलीज हो रही है या हीमोग्लोबिन
कम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, उसकी एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के साथ कम हो गई है विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन बढ़ता है पीएच कम होती है, और इसका मतलब क्या हो, जब पीएच कम होगी तो कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। इसी को बोलते हैं रूट इफेक्ट। मतलब ज़्यादा पीएच होने से हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ज़्यादा ऑक्सीजन लीज होगी। डिसोसिएशन ऑफ HbO2, इसका मतलब होता है डिसोसिएशन ऑफ HbO2 मतलब मोर ऑक्सीजन विल बी लीज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन इफ देयर विल बी लो पीएच। इसको मैं रूट इफेक्ट भी कह देता हूँ, ठीक है। एक और सब्सटेंस होता है DPG, जिसको हम बोलते हैं डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये ग्लाइकोलाइसिस के टाइम प्रोड्यूस होता है, ये बीटा चेन के साथ जुड़ जाता है, ये भी एफिनिटी जो है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ कम कर देता है, तो ये भी कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट हैंड साइड। जब व्हेन द कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट हैंड साइड, व्हाट डज इट मीन, दैट हीमोग्लोबिन हैव ए लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड कम कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देता हूँ, पीएच हाइड्रोजन की वैल्यू भी कम होगी, पीएच बढ़ जाएगी, मतलब एल्कलाइन, कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो, जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या कर दी, 10 mm ऑफ Hg पे ले गया, तो मैंने देखा ये 30 पे कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हुआ होगा। 30 पे तो मैं देखा है तो भाई 65 तक सैचुरेट हो गया। देखो मैंने वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं की, मैंने 30 mm ही ऑफ ऑक्सीजन ले रहा हूँ, लेकिन जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ाई तो कम हीमोग्लोबिन के साथ, कम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी है। जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कम कर दिया तो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई है। ये तो 30 वैल्यू रखी ना, यहाँ तो मैंने वैल्यू 30 फिक्स ही रखी है। जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ तो मैं देखता हूँ उसी कंसंट्रेशन पे कम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम कर देता हूँ तो उसी वैल्यू पे ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही है। तो यही एक बोर्ड इफेक्ट था कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो होती है, दे अफेक्ट द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। इस चीज़ को मैं एक और मेथड से भी समझाता हूँ मैं आपको। ये जैसे मैं एक और मेथड दिया है, ये जी एक हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का है, इधर ये वही HbO2 की परसेंटेज है, ठीक है ना। ये एक कर्व जा रहा है जहाँ पे हीमोग्लोबिन पूरी तरह सैचुरेट हुआ पड़ा है, जिसको मैं लंग्स कह सकता हूँ। ये पूरा 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हुआ पड़ा है। ये लो रीजन ले लेता हूँ मैं, ये वाला, पहले ये वाला कर्व लेता हूँ। चलो यहाँ से समझाता हूँ। ये वाला कर्व, ये लंग्स ले लिया मैंने, ये परसेंटेज ऑफ HbO2 है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, हाई पार्शियल प्रेशर लंग्स में। ये मैं थाई वाला रीजन ले लेता हूँ। पहले मैं ये वाला कर्व ले रहा हूँ, ये पहले मैं ये वाला ऊपर वाला कर्व ले रहा हूँ, ये ठीक है ना, ये वाला कर्व। अब लंग्स से हम थाई रीजन में आए, उसने इतनी ऑक्सीजन लीज कर दी, दिस मच ऑफ ऑक्सीजन इज लीज्ड। ये थाई रीजन पे था जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन कम था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम था, तो उसने इतनी ऑक्सीजन लीज कर दी। अब मैं चाहता हूँ और ऑक्सीजन लीज करे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तो इसको पीछे लेके जाऊँ, और कम करूँ। अगर और कम करूँगा तो थाई रीजन के अंदर एनारोबिक कंडीशन आ जाएगी, हाइपॉक्सिया कंडीशन आ जाएगी, वहाँ पेन होनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ, ये दूसरी जो लाइन जा रही है, ये मैंने क्या बनाई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, जिससे कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। तो उसी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे पहले ये कर्व यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये कर्व यहाँ पे शिफ्ट हो गया। पहले उसने इतनी ऑक्सीजन लीज की थी, अब वो कितनी ऑक्सीजन लीज करेगा, इतनी। ठीक है ना। और ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आई है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लीज हुई है, ये किसके कारण लीज हुई है, बाई इंक्रीजिंग द concentration of कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। पहले यहां तक ऑक्सीजन लीज हुई थी, अब ये यहां से लेकर यहां तक ऑक्सीजन लीज हुई है। ये वाली एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिली है मुझे। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैसे मिली है, पार्शियल प्रेशर तो ऑक्सीजन उतना ही था, ये उतना ही था।
अब ये एक्स्ट्रा कैसे लीज हुई है? ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर। तो यही एक चीज़ थी, यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी आपको बताई है। ये यहाँ पे यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जी लंग्स में जो था ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 100% था ये लंग्स, तो ये HbO2 मतलब लंग्स में HbO2 100% था। थाई रीजन में ये पहले ऊपर वाला ग्राफ लिया नीले वाला, तो इतनी ऑक्सीजन लीज हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि और ऑक्सीजन लीज हो, तो यहाँ तो मेरे पास दो कंडीशन है कि मैं थाई मसल्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम कर दूं, लेकिन उससे हाइपोक्सिया कंडीशन होगी, पेन होगी। अगर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो वहाँ पे एक नया कर्व बना जो कि राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ। उसी पे पहला देखो, पहला वाला ये यहाँ तक गया, अब दूसरा वाला यहाँ तक गया। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मुझे लीज हुई है, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लीज हुई है, दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डिलीवर्ड। ये क्यों लीज हुई है? ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2। यही जो था दिस इज द बोर्स इफेक्ट है। और इसका एक ऑपोजिट हाल्डेन्स इफेक्ट होता है, ठीक है ना। बोर्स इफेक्ट को आप ऐसे याद रखना, आपको पता है B के बाद आता है C, ठीक है ना। तो बोर्स इफेक्ट इज रिलेटेड विद दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और बोर्स के अंदर BOHR याद रखना, B के बाद आता है C। तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन विल डिक्रीज द अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। ये तो था बोर्स इफेक्ट। उसी का ऑपोजिट है हाल्डेन इफेक्ट। हाल्डेन इफेक्ट क्या कहता था? हाल्डेन इफेक्ट पता क्या कहता है कि अगर आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है इज अफेक्टिंग द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर CO2। ये मैं एक अलग टॉपिक है, अलग मैं वीडियो डालूंगा, उसमें मैं हाल्डेन इफेक्ट डिटेल में कराऊंगा मैं आपको। अभी मैंने ये बोर्स इफेक्ट ही आपको कराया है, ठीक है। तो ये था बोर्स इफेक्ट की शिफ्ट। और अगर ये देखो, अगर वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर मैं जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, CO2 बढ़ा देता हूँ, DPG बढ़ा देता हूँ, कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या हुआ? देखो पहले अगर मैं 40 लेता हूँ, 40 की लाइन पे चलता हूँ, तो मैं देखा हूँ कि पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड इतना ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, अब इतना हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं वही चीज़ है जैसे जो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि इसी पॉइंट पे, ठीक है ना, पहले ये था, अब मैंने जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी तो कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट हैंड साइड, तो मैंने देखा कितना ऑक्सीजनेटेड है, इतना। अगर मैं वही कार्बन डाइऑक्साइड कम करता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, pH बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन कम हो जाएगी या DPG कम हो जाएगी, तो आप देखते हो कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखा कि इसी पॉइंट से इतना हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी है। इसका मतलब क्या? अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को कम करोगे, हाइड्रोजन आयन को कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है। तो यहाँ पे जो चीज़ जो आई थी कि ये टिश्यूज़ में कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, उतनी ज़्यादा यहाँ से ऑक्सीजन, उतनी ज़्यादा ये जो HbO2 है, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होगी, ठीक है ना। तो ये ही एक बोर्स इफेक्ट था। ओके बेटा, थैंक यू।